एनसीईआरटी को आसान बनाने की कड़ी में हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 6 के हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, जिसकी की टाइटल था इतिहास की समय रेखा और स्रोत। उसी का अगला वीडियो अब हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसमें की है इंडिया अर्थात भारत। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी से जो नई वाली है उसके चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 5 में ये देखो जिसका नाम है इंडिया अर्थात भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, दोनों एक ही बात हो गई। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भारत के विभिन्न नाम हैं, उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों इनका नाम ऐसा पड़ा। कुछ लोगों ने इन्हें सप्त सैंधव कहा, कुछ लोगों ने इन्हें जम्बू द्वीप कहा, कुछ लोगों ने भारतवर्ष कहा, कुछ लोगों ने हिंदुस्तान कहा, कुछ लोगों ने इंडिया कहा। तो इसके पीछे क्या कारण थे, क्यों कहा और क्या हुआ, तो यही हम लोग आगे नीचे अभी पढ़ने वाले हैं इसको। यहाँ के स्वदेशी लोगों ने कहा, कई लोग वहाँ से बाहर से आए यहाँ पे घूमने के लिए ट्रेवलर के रूप में, उन लोगों ने इसका नाम कुछ अलग दिया। कोई यहाँ पे आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने यहाँ पे कुछ नाम दिया। तो वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या भारत के नाम का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री अरविंद का नाम सुना है आप लोगों ने? श्री अरविंद ये क्रांतिकारी भी थे और बहुत राइटर भी थे और फिलोसफर भी थे। तो इनका कहना था ये भारत के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, कि भारत जो है ये भारत, एक तो पहले इनके ज्योग्राफी को देखिए। भारत यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर में क्या है, हिमालय है। इधर इधर इस साइड में क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस बीच में ये भारत यहाँ पर है, समझे। तो ये बोल रहे हैं कि जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा भारत के बारे में बात बोल रहा है, इसका अभिन्न क्या है? क्या है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता। और इनके बारे में अरविंद जी का कहना है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्रारंभिक काल यानी प्राचीन समय से ही यहाँ पे उत्पन्न हुई है। जैसे आप भारत के उपमहाद्वीप का इतिहास देखोगे तो आप जानते हो कि लगभग में जहाँ से सभ्यता विकसित होना शुरू हुई, पहली तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, उसके बाद हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो इस इन सब के वजह से जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ, हड़प्पा के समय भी सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ, वैदिक साहित्य हुआ, वैदिक सभ्यता आई, तो उसी के आधार पर वैदिक सभ्य साहित्य आया, वैदिक साहित्य, उपनिषद आए, उपनिषद आए। और दार्शनिक जो विचार बहुत सारे हुए, उन्होंने जो विचार प्रकट किया, उसके आधार पर जो सनातन धर्म और संस्कृति का एक मूल आधार तैयार हुआ, यानी बेस तैयार हुआ। ठीक है, और उसने ही भारत को एक सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक डेवलप्ड राष्ट्र बनाया। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद जैसे हड़प्पा आया, वैदिक सभ्यता के बाद फिर मौर्यन आया, फिर गुप्ता काल आया। गुप्ता काल आप जानते हो कितना डेवलपमेंट हुआ है आर्ट के क्षेत्र में। फिर इस्लाम का उदय हुआ, फिर इस्लाम से बहुत सारी सांस्कृतिक चीजें भारत की में फैली। तो इन सब के मिली जुली चीजों की वजह से भारत का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता स्थापित हुआ। ये अरविंद जी का कहना था कि ये कोई नई चीज नहीं है। जैसा ये अंग्रेज जैसा बोलते थे कि मैंने भारत को आकर के डेवलप कर दिया, तो अरविंद जी का उन्हीं पे कटाक्ष था एक चीज कि नहीं नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो कि आपने आके डेवलप किया। नहीं, हम लोग पहले से ही ये हम लोग के अंदर विद्यमान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इस फोटो को देखो आप लोग, ये देखो, ये सब फोटो देखो। ये 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत के दर्शाता है। ग्रामीण भारत के, ये देखो कैसे यहाँ पे कुछ ढो करके ले जा रहा है, कुछ मेला वेला का, यहाँ पर कुछ घुड़सवार वगैरह है, यहाँ पर कुछ बेचा जा रहा है, यहाँ पर जानवर सब हैं। तो इस तरह से ये दिख रहा था 100 वर्ष पूर्व का ग्रामीण भारत का एक दृश्य है। ये सांची स्तूप का उत्तरी द्वार है, समझे, तो उसी पे ये दिखाया गया है। ठीक है, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है, भारत को हम कैसे परिभाषित करते हैं, यानी कैसे हम लोग भारत, कैसे बोलिए कि भारत क्या है और भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। ये दो ये क्वेश्चन है, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसका हम आगे देखेंगे। और इसके क्या क्या नाम है और नाम का कारण क्या क्या है, क्यों नाम पड़ा और किसने दिया, ये सब भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इस इमेज को देखिए तो आप, ये भारत है जैसा मैंने बताया। देखो यहाँ पे ये क्या है, अरेबियन सी है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हिंदू कुश पर्वत है, और ये हिमालय है। ठीक है, हिमालय है। अब देखो यहाँ पे ये सिंधु नदी हो गई, ये सिंधु नदी यहाँ से, ये झेलम, चेनाब, रावी,
ब्यास, सतलज, सरस्वती, ये सब मिल करके यहाँ पर एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये देखो गंगा नदी, ये यमुना नदी, ये चंबल नदी, ठीक है, ये नर्मदा इधर जाती है, फिर तापी, फिर ये गोदावरी, महानदी, ये गंगा यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाती है, या ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है, ये कृष्णा नदी, कावेरी नदी। आप लोगों का काम है कि जितने भी यहाँ नदी हैं उनका उद्गम स्थल और कहाँ किस राज्य में गिरती है, तो उसका आप एक नोट्स बना करके आप मुझे बताओगे। तो ये देखो भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक मानचित्र, जिसमें बहुत सारी नदियों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे आज का भारत जो है ये एक आधुनिक राष्ट्र है। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र मतलब मॉडर्न राष्ट्र है। ठीक है, इसका एक परिभाषित सीमा है, एक बॉर्डर है, ये बहुत सारे राज्य हैं इसके अंदर और जनसंख्या है, तो इस आधार पर ये एक राष्ट्र हो गया। ठीक है, हालांकि यह 500, 2000 और 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। ये पहले बहुत अलग था, क्योंकि आप जानते होंगे अभी का जो प्रदेश है, जो इसका बॉर्डर है भारत का, वैसा तो नहीं था पहले। तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह सब मिले हुए थे, नेपाली मिला हुआ था, बांग्लादेश था, जितने भी थे ये पूरा क्षेत्र मिल करके एक भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। ठीक है, इसमें अलग अलग था, अलग अलग समय में अलग अलग प्रदेश रहा। जब जब जो सरकार आई, ब्रिटिश के समय में अलग था, वर्तमान में अभी अलग है, अशोक के टाइम में कुछ अलग था। और इसी समय में इसी प्रदेश में जैसे जब अलग अलग प्रदेश था, तो उसी आधार पर इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं। ठीक है, उसकी समय ही बदलती रही है। मैंने बताया आपको, विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप का स्रोत आपको मिलेगा, जैसे कुछ भी चीज, जैसे अशोक जिसमें राज्य करते थे, अगर मान के चलिए अशोक का कुछ अभिलेख वहां मिल रहा है उत्तर पश्चिमी भारत में, तो वहां पता चलेगा कि वहां भी वो क्षेत्र भी भारत के अंदर आता था। अफगानिस्तान में मिल रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि वहां का क्षेत्र भी हम लोगों के अंदर आता था। ठीक है, और कुछ भी चीज जैसे मान के चलो कि कहीं कुछ दूसरे देश वगैरह में कुछ ऐसा चीज मिला कि जो कि किसी पर्टिकुलर किसी समय का है, जैसे अशोक के टाइम का है, गुप्ता के टाइम का है, तो हम लोग समझेंगे कि व्यापार भी उस आधार पर वहां से होता जाता होगा। तो जो विभिन्न स्रोत होते हैं उसके आधार पर हम लोग जो पुराने समय है वहां से जो वर्तमान समय के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आइए विचार करें क्या बोल रहा है भाई, पढ़ते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र, जो हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा था मैप भारत का, अध्ययन कीजिए, उसको अध्ययन कीजिए। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमा है जिससे आप साझा कर सकते हैं? कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हो सकती है भारत का, बताओ। मान के चलो कि ये भारत है, ठीक है, प्राकृतिक सीमा क्या है? ये हिमालय, यहाँ क्या होगा? अरेबियन सी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, समझ गए, नीचे हिंद महासागर, तो क्या होगा? ये प्राकृतिक सीमा होगी। अब इतिहास के किसी क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा। जो यहाँ के लोग हैं वहाँ भी कुछ अलग नाम देते होंगे, कुछ बाहर से आए लोग वो भी अलग नाम देते होंगे। और ये नाम प्राचीन पुस्तक यात्रियों और तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों में मिलते हैं। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो यात्रा करने यहाँ पे आए उन्होंने कुछ अलग नाम दिया? तो ये सब उस समय के जो बुक्स होंगे या जो टेक्स्ट होंगे या कुछ जो यात्रियों का जो विवरण था, उस आधार पर उसमें उस चीज का जिक्र होगा, उस आधार पर हम लोग समझेंगे हाँ इसका नाम ये था। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कि विदेशियों में से जो लोग यहाँ आए उन्होंने कैसे नाम दिया। तो अब जानते हैं कि जैसे वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद, समझे। तो ऋग्वेद एक प्राचीन, इसको हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे कि कितना पुराना है। ठीक है, जैसा बताया गया इसमें, इस ग्रंथ में जो ऋग्वेद है उसमें उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सिंधव था। सप्त सिंधव क्यों था बताओ आप, दिमाग लगाओ। सप्त सिंधव, 7 सिंधु, 7 नदियों की भूमि, सिंधु ये होगा सप्त सिंधव, तो उसी आधार पे 7 नदियों का भूमि। देखो 1 2 3 4 5 6 7 नदी मिल करके इसको, इसी वजह से इसका नाम यहाँ के लोग सप्त सिंधव प्रदेश बोलने लगे। समझ गए आप लोग? ठीक है, और ये सिंधव शब्द है वो सिंधु नदी से आया, बताया है अभी। ठीक है, अब देखिए समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्र के नाम मिलते, जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बहुत ऋग्वेद की टाइम की बात हो रही थी अभी। अब जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड आएगा, फिर आएगा मौर्य आएगा, फिर पोस्ट, सबके आधार पर फिर अलग अलग नाम इसका अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग चीज में, अलग अलग स्रोत में आते गया। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए। अब नीचे आते हैं, जैसे देखो यहाँ पर
महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में से एक है, जानते हो आप लोग। इसके बारे में हम हमारी सांस्कृतिक विरासत था, ज्ञान परंपरा, जो हम लोग आगे कल ये तीसरे चैप्टर के बाद जो शुरू होगा उसके बाद कल्चर होगा, संस्कृति वाला जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग बताया जाएगा कि इसके बारे में, महाभारत के बारे में। ठीक है, रोचक बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कश्मीर, ठीक है, आजकल कश्मीर बोलते हैं, पहले कश्मीर। कुरुक्षेत्र, जानते हो ये कहाँ, हरियाणा का भाग है, जहाँ पर कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ था। वंग, बंगाल का भाग है। प्राग्योतिस, ये क्या है, कुछ असम का भाग है। कच्छ, जानते हो गुजरात में कुछ आज कच्छ का भाग है। केरल, आज का केरल, ठीक है। तो ये सब वर्ड महाभारत के समय यूज हुआ था और जो कि अभी भी है, तो ये समझ रहे हो, इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। सब क्षेत्र का अलग अलग नाम था वहाँ पे, क्योंकि उस समय एक पूरा तरह से एक राष्ट्र नहीं बना था। ठीक है, अब देखिए 79 वाला मानचित्र जो है, उसको कुछ क्षेत्र को पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जैसे देखो यहाँ पर गांधार के बारे में सुने हो आप लोग। गांधार कौन, गांधार नरेश शकुनी, याद आया कुछ, हो गया। ये कंबोज सब जानते होंगे। केकई, याद है रामायण में, केकई यहीं का तो था, केकई, ठीक है। और आप इधर से आ जाओ, पांचाल, द्रौपदी वाला, समझ रहे हो। चेदी, शिशुपाल, चेदी शिशुपाल, समझ गए। विदे, मिथिला वाला जो हम लोग का है, सीता जी का। कौशल नरेश, जानते हो। काशी विश्वनाथ। ये देखो मगध, जो हम लोग का क्षेत्र है, मगध, ठीक है। और ये अंग जो कर्ण का था, दानवीर कर्ण का, ठीक है। तो इस तरह से देखो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, विदर्भ हो गया, महेशमती हो गया, सौराष्ट्र हो गया। तो ये देखो बहुत सारे उस समय कैसे, कलिंग हो गया, जान रहे हो आप लोग। तो ये सब उस समय। वंग, जो हम लोग का जो बंगाल ही बोलते हैं, ये क्या है, असम का कुछ पार्ट है। प्रागज्योतिष, ठीक है। द्रविड़ हो गया नीचे वाला क्षेत्र। चोर, ये पांड्या, यहाँ पे चेर। तो ये केरल हो गया ये क्षेत्र। तो ये विभिन्न नाम है, ठीक है, उस समय में। तो आप इसके बारे में क्षेत्र का पहचान कीजिए और इनका क्षेत्र का जो सुना उसका सूची बनाइए। तो सूची बना लेना, आप एक बार देख लेना, क्योंकि पूछ सकता है आप लोगों को टीआरई में कि ये क्षेत्र कौन से पार्ट में है, ठीक है, इस टाइप से दे सकता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप का एक नाम मिला। चूंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि स्रोत मिलते हैं, लेकिन आप जैसे नॉर्मल अभी के टाइम में तो हम बोल सकते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ। तो हम लोग ये इसका एक लिखित स्रोत है, सोर्स है, तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्ट इस टाइम में ये हुआ। लेकिन हम लोग को पहले का जो स्रोत है उसका एक सटीक जानकारी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसका तिथि निर्धारित करना कठिन है, एकदम लगभग बता सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है भारतवर्ष में, ठीक है। तथा विद्वान समानता इस बात से सम्मत है कि सामान्य संवत पूर्व जो है, मतलब ईसा पूर्व जो है, इस समय से ही महाकाव्य लिखा जाने लगा था, ठीक है। इस समय से, जो समान संवत पूर्व से कुछ समय पहले से ही, यानी ईसा पूर्व से, उस समय से ही कुछ महाकाव्य लिखा जा रहा था। उसी में इस चीज का जिक्र है, भारतवर्ष और जम्बू द्वीप का। तो चलिए पहला शब्द पकड़ते हैं, भारतवर्ष। यह स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। भारतवर्ष बोलेंगे पूरा उपमहाद्वीप, ठीक है। उपमहाद्वीप मतलब पूरा भारत का जो पूरा क्षेत्र है। और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है, ठीक है। भरत, राजा भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ। सोचिए ऋग्वेद के टाइम में ही पहली बार भरत नाम का यूज हुआ था, उसी के नाम पे भारतवर्ष का नाम रखा गया। वहां इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है, ठीक है। ये जो भरत नाम है, ये बाद में बहुत सारे महाराजा यूज करने लगे। जैसे देखते हो चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त बहुत लोगों ने लगाया वहाँ पे नाम, अलग अलग नाम पे, क्योंकि वो काफी फेमस हो चुका था, इसलिए बहुत कोई नाम उस नाम को लगा करके यूज करते थे, ठीक है। दूसरा शब्द आता है जम्बू द्वीप। इसके आशय क्या हुआ, जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से, यानी जामुन का वृक्ष जिस द्वीप पे, उसका जो जामुन फल जो है जिस द्वीप पे उग रहा है, इसलिए उसको जम्बू द्वीप कर दिया गया। क्योंकि यह वास्तव भारत में पाए जाने वाला एक बहुत ही सामान्य पेड़ भारत में पाया जाता था, एकदम नॉर्मल की तरह, जिसको जम्बू वृक्ष भी बुलाया था। मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष कहते हैं। इसी आधार पर जम्बू द्वीप भारत का नाम हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक बार पूछ चुका है कि बिरसा जो जनजाति है वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो हो सकता है कि सर पूछ देगा भारत का जो जम्बू द्वीप नाम है वो क्यों बोला जाता है, तो जामुन का एक वृक्ष है, उसके द्वीप के कारण यहाँ बोला जाता है, ठीक है। ये जम्बू द्वीप बाद में भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया, मतलब जम्बू द्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप समझने लगे लोग। वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है, जिसका कि नाम अशोक है,
जिससे बाद में हम जानेंगे, अशोक के बारे में जानते होंगे आप लोग, पढ़ेंगे और भी आगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व मान लेते हैं। ठीक है, 250 सामान्य संवत पूर्व एक बार आप समझना क्या है। ठीक है, सामान्य संवत पूर्व ये सीधा है कि ईसा पूर्व। ठीक है, समझ गए, ईसा पूर्व, उसी को हम लोग इस वाले 6 वाले साइंस में या एनसीईआरटी में, उसमें हम लोग सामान्य संवत पूर्व कहते हैं। और सामान्य संवत मतलब ईस्वी में, जैसे हम लोग अभी सामान्य संवत में चल रहे हैं। ठीक है, 2025 सामान्य संवत। ठीक है, 2025 सामान्य संवत। ठीक है, और इसको अगर मान के चलिए कि अगर बोलेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 सामान्य संवत पूर्व हुआ था, इसका मतलब ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, समझ गए। जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। अशोक जो हैं, अशोक के शासनकाल के बहुत सारे शिलालेख यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे? भारत में विभिन्न जगहों पे। उसी में जम्बूद्वीप का जिक्र है। इसका मतलब संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया उस जम्बूद्वीप वर्ड का। उस समय में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सब शामिल था अशोक के टाइम में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देख लेना सभी क्षेत्र को, ये मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे। ये महाभारत के समय के कुछ शब्द हैं, कुछ जगह हैं जिनका नाम अलग अलग। अब देखिए यहाँ आते हैं। ठीक है, कुछ शताब्दी बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए समानता भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या है? ये भारत का नाम जो है ना, हिंदुस्तान मतलब भारत के लिए भारत वर्ड का यूज किया जाने लगा। देखो, उत्तर यतन समुद्रस्य, यानी समुद्र के उत्तर में, हिमादक्षिणे दक्षिण, यानी हिम जो हिम से आच्छादित जो पर्वत हैं उसके दक्षिण में, वर्ष तदम भारत नामम, यानी जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमालय के दक्षिण में है वो क्या है? भारत नाम है उसका। कौन सा देश है? भारत देश। ठीक है, समझे? वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिम आच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। ठीक है, यह नाम भारत आज ही प्रयोग में है। उत्तर भारत में समानता भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में भारतम लिखते हैं। ठीक है, क्या बोले? दक्षिण भारत में भारतम। आइए विचार करें, क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को जानते हैं? समझ रहे हैं कौन सा है? बताओ आप लोग, सोचो। अरे हिमालय, हिमालय के बारे में बात हो रही है। हिमालय दक्षिण में है ना भारत। ठीक है, क्या आप समझते हैं भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है? क्या लग रहा है आपको विवरण? अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। ठीक है, उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से, यानी केप नीचे वाला जो एकदम से ये वाला जो एकदम लोएस्ट पॉइंट, दक्षिण में केप कुमारी से, उत्तर में महान पर्वत तक यानी हिमालय तक, पूर्व के महासागर से, उसको महासागर बोल दिया गया है, ये जो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और यहाँ मतलब बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे पश्चिम में क्या है? यहाँ पे अरब सागर है, भारत का अरब सागर। ठीक है, तो ये पूर्व में महासागर और पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को आप मैंने बताया कौन है? हिमालय है। केप कुमारी की पहचान करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दक्षिण एकदम लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, इस प्रकार प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। सोचो उस टाइम में 2000 वर्ष पूर्व उस साहित्य में ये बताया गया कि ऊपर में हिमालय है, पूर्व में समुद्र है, पश्चिम में समुद्र है, दक्षिण में भी केप कुमारी से लेकर के ऊपर तक है। तो इसका मतलब वो लोग पूरे भली भांति पूरा भारत के ज्योग्राफी को, भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए संविधान, भारतीय संविधान। संविधान जो मैंने पहले बताया था आर्टिकल 1 में, जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, की शुरुआत इंडिया दैट इज भारत बताया का वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। संविधान के हिंदी अनुवाद में वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लेखित किया गया है, यानी बोल रहा है कि इंडिया है वही भारत है, भारत जो वर्तमान समय में है। तो हम लोगों ने देखा एकदम प्राचीन से लेकर के क्या क्या चीज नाम दिया गया। अभी और देखेंगे, ये हम लोगों के देसी लोगों के द्वारा दिया गया, यानी यहाँ के स्वदेशी लोग जो थे। ठीक है, इसके बारे में दिया गया। संविधान आप जानते हो, आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला एक प्रलेख है। ठीक है, और ये 1950 में लागू हुआ था। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग। देखो ये जो सेक्शन होता है, आइए विचार करें, तो ये बहुत ही, चाहे आप देखो, चाहे आप TRE 4 निकालो, ठीक है, अभी TRE आने वाला है, या तो आप BPSC का तैयारी कर रहे हो, या कोई भी PCS वगैरह का या UPSC कहीं तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी दरोगा बनते हो, कुछ ही बनते हो, तो आपको वहां जाकर के निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, निर्णय लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही रट करके जाओगे तो आप
एग्जाम पास करोगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रट करके जाना भी चाहिए, रट के जाओ, वो तो एग्जाम पास करोगे। लेकिन एक होता है कि आप सोचोगे ना, अगर विचार करोगे किसी चीज़ पे, तो आपका थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, और थिंकिंग डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, उससे आप कोई भी चीज़ निर्णय ले पाओगे। अगर आप किसी जिला में हो, आप किसी काम में फंस रहे हो, तो तुरंत वहाँ पे आपको तार्किक नॉलेज होगा और तुरंत उस आधार पे आप निर्णय लोगे, ठीक है। तो आप ये देखो, इसके यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में इंडिया अर्थात भारत, इससे आप क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। और जैसा अगर सोचते हो तो कुछ 2 4 5 लाइन अगर मन में आ रहा है तो उसको वहाँ पे लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद वो आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, ऊपर देखा कि क्या देखा, स्वदेशी वाला। अब देखिए विदेशियों के द्वारा कुछ दिया गया, विदेशी कौन, जो यहाँ आए घूमने के लिए, ठीक है। देखते हैं, से विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन फारस, जिसको ईरान ईरान बोलते हैं अभी के टाइम में, निवासियों ने भारत का उल्लेख किया, ठीक है। 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता है, पर नियंत्रण किया। फारस का एक सम्राट था। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंद हिंदू हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। यानी वो लोग सौ को जो है ना हौ बोलते थे, ठीक है। तो यानी हिंद, आप लोगों ने कमीने मूवी देखी है, उसमें देखना 100 को फौ बोलता है वो, ठीक है। तो उसी तरह से वो लोग, फारसी जो लोग थे, वो लोग सिंधु को 100 को हौ बोलते थे। तो इसका मतलब सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू बोलते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि प्राचीन भारत में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, इसे हिंदू धर्म से संबंधित नहीं किया गया। ये भौगोलिक शब्द है, ये कोई मतलब कोई हिंदू धर्म, ये तो बाद में धीरे धीरे करके हम ये हिंदू धर्म में हो गया। धर्म तो सनातन है, ठीक है। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई कहा, अर्थात इंडिके नाम दिया गया। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हौ को हटा दिया, क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। जो फारसी स्रोत थे जिसमें कि हिंदू को, हिंदू वर्ड का यूज किया गया, तो बाद में जो प्राचीन यूनानी आए, इसी फारसी स्रोतों के आधार पर इन्होंने इसका नाम इंडोई या इंडिका कर दिया गया। तो इन्होंने हिंदू शब्द को हौ को हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे यूनानी में हौ था ही नहीं कोई वर्ड, तो इसने ई रख दिया, तो इंडोई इंडिके, ठीक है। तो सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से इंडोई बन गया या इंडिके बन गया, तो बाद में जाकर के यही इंडिया बन जाएगा। प्राचीन चीनियों ने ही भारत का संपर्क स्थापित किया। बहुत सारे आप जानते होंगे चीनी ट्रेवलर वगैरह आए, जिसको ह्वेनसांग, उसको जुआन जुआन बोलते हैं, जो कि आप आजकल ह्वेनसांग पहले बोलते थे। बहुत सारे आए, तो उन्होंने जा करके विभिन्न ग्रंथों में उन्होंने इंडिया को जो है ना यंतु लिखा, यंदु लिखा। ये शब्द मूलतः सिंधु से ही रिलेटेड था, ये उसी से मिलता जुलता था। तो सिंधु क्या बना, हिंदू, हिंदू से इंदु, इंदु से यंडू, ठीक है। तो ये सब वर्ड इसको बोला जाता था भारत। अब देखो यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि संविधान का भाग 1 है, तो उसमें ये जो आर्टिकल है देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये इसको पढ़ो। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी बहुत सारे राज्य हैं, उनका एक संघ होगा। कौन, भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत बोलेंगे तो भी अपना देश है, इंडिया बोलेंगे तो भी अपना देश है, ठीक है। ये नामकरण हो गया, ठीक है। आप लोग देख लो भारत के राज्य क्षेत्र, अब इसको देखना, ये पॉलिटी का चीज है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो, अब चाइनीज ट्रेवलर थे, कौन थे, जुआन जैन, इसको पहले ह्वेनसांग बोलते थे। ये 7वीं शताब्दी सामान्य शताब्दी में संवत में आए, चीन से भारत की यात्रा की, कई जगह भ्रमण किए, विद्वान से मिले, बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित किए, और लगभग 17 साल के बाद ये वापस चीन लौट गए। संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में, बहुत सारे ग्रंथ थे उसमें जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, उनका अनुवाद उन्होंने चीनी भाषा में किया और उसको अपने साथ लेके गए, ठीक है। आने वाली शताब्दी में कई दूसरे साले भी आए, इत सिंह आए, बहुत सारे आए, ठीक है। वो भारत का भ्रमण किया, तो उन्होंने अपने आधार पर कुछ यात्रा वृत्तांत लिखा, उन्होंने भी कुछ अलग अलग नाम दिए। तो एक ये जो है, देखो ये चीनी शब्द है एक, तिएनजू, तिएनजू, ये भी है ना सिंधु से ही लिया गया है, तिएनजू। तो देख लो कितना सारा नाम इंडिया का है, भारत का है, परंतु इस शब्द को स्वर्गतुल स्वामी के रूप में समझा जा सकता है। कौन, ये जो यंत्रजू है, इसका मतलब सीधा क्या है, स्वर्गतुल क्यों समझ रहा है, क्योंकि वो उसमें भगवान बुद्ध थे इधर की धरती पे, भारत की धरती पे, तो वो लोग भारत की धरती को बहुत पवित्र मानते थे, इसी वजह से उसको इन्होंने ये वर्ड दिया, किसको, सिंधु को, तिएनजू, ठीक है, तिएनजू, समझे, ये वर्ड दिया गया। अब आते हैं हम लोग
देखो, आप संभवतः हाल के परिभाषिक शब्द हिंदुस्तान, आजकल तो हिंदुस्तान भी बहुत प्रचलित हो गया था, हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 18 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी, फिर ये देखो आप फारसी और शिलालेख में ही प्रयोग हुआ। क्या हिंदुस्तान 18 वर्ष पहले। बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। बाद में जितने भी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने भारत में भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान शब्द से ही डिनोट किया, मतलब हिंदुस्तान ही बोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या भारत के विभिन्न नामों के बारे में तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। इसको आप पूर्ण करके ना आप मुझे भेजना, मैं आपको एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे बनाऊंगा, उस ग्रुप पे आप भेजना। ठीक है, फारसी इन्होंने यूनानी में क्या बोला, चीन में क्या भारत का नाम था, अरबी और फारसी में क्या नाम था, अंग्रेजी में इंडिया जानते हो, फ्रेंच में इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसको चैप्टर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये समरी दिया हुआ है, वही सब बातें जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी हैं, वही क्या क्या नाम है इस आधार पे आप इसका एक नोट्स बना लेना है कि मैं इस आधार पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, उसको आप अटेम्प्ट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के इसमें बताया है आपको। फिर भी अगर आपको समस्या हो रही है, आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और इसमें सुधार करूँगा। और इसके बाद अगर आप चाहोगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं लाइव भी आकर के आपके क्वेरी को देखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा और उसके क्लास भी लूंगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ही है, जिसका कि है भारतीय सभ्यता का आरंभ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे भारत में विभिन्न सभ्यताएं प्रचलित हुई हैं और वो आगे बढ़ी हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से फिर वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करके हम लोग फिर आगे तक वर्तमान तक आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।